नमस्कार, बंसल न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। हमारे कार्यक्रम का नाम है लक्ष्य। अगर आप भी अपने करियर को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो ये कार्यक्रम आपके बहुत काम का है, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम में एक्सपर्ट्स करेंगे आपका मार्गदर्शन और बनेंगे लक्ष्य हासिल करने में मददगार। हमारे खास कार्यक्रम लक्ष्य में हम उन लोगों से आपको रूबरू कराते हैं जो शिक्षा के लिए बेहतर काम कर रहे हैं, छात्रों के मन में करियर को लेकर उठने वाले सवालों का जवाब देते हैं और कैसे शिक्षा का स्तर बढ़े इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। लक्ष्य की इस खास पेशकश में हमारे साथ भोपाल से रवि वर्मा मौजूद हैं, जो न्यू सेंट जोसेफ हायर सेकेंडरी स्कूल सिंधी कॉलोनी भोपाल के प्रिंसिपल हैं, और साथ में मौजूद है मुस्कान कुमारी, जो 12th मैथ्स की स्टूडेंट हैं। लक्ष्य में आप दोनों का बहुत स्वागत है। चलिए, सबसे पहले मैं रवि वर्मा जी के पास ही आना चाहूंगी। आप शिक्षक हैं, आप अपने स्कूल के बारे में बताइए सर कुछ, और आपके स्कूल में मैथ स्ट्रीम की अगर बात करें, क्योंकि हमारे साथ जो स्टूडेंट मौजूद हैं वो भी मैथ स्ट्रीम की हैं, तो जानना चाहेंगे कितने स्टूडेंट्स हैं आपके स्कूल में मैथ स्ट्रीम के? मैम, मेरे स्कूल में मैथ स्ट्रीम के लगभग 150 स्टूडेंट है और हमारा स्कूल रन कर रहा है 2000 से, और आज 2021 है और हम करीबन 21 साल से स्कूल को रन कर रहे हैं। बिल्कुल, तो 21 साल से स्कूल को रन कर रहे हैं। अगर बात की जाए मैथ स्ट्रीम के स्टूडेंट्स की रवि, तो आपसे एक बात ये भी समझना चाहूँगी मैं सर, कि जिस प्रकार से आपने बताया 150 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन क्या कुछ अलग अलग स्वभाव उनके? मैथ साइंस स्ट्रीम बहुत बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स के दबाव में भी बच्चे ले लेते हैं। एक्चुअली क्या है कि सबसे पहले 9th क्लास जब बच्चा हाई स्कूल में आता है तो हम उसके बाद बच्चे की गाइडलाइन करते हैं कि बच्चे को किस चीज़ में रुचि है। अगर उसको मैथमेटिक्स में रुचि है तो हम उसको मैथमेटिक्स के लिए और पेरेंट्स से गाइड करते हैं, और अगर उसे किसी साइंस में या आर्ट्स में या उससे बाद में पीएससी या आईएएस की तैयारी करना है तो उस हिसाब से अपनी रुचि हमें बताता है, फिर हम उसके बाद ही बच्चे का निर्णय लेकर उसको सब्जेक्ट डिवाइड करते हैं। बिल्कुल, तो सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चे के इंटरेस्ट का सब्जेक्ट ही उसे देना चाहिए। उसके लिए जिस प्रकार से रवि सर हमें बता रहे हैं कि वो अपने स्टूडेंट्स को पहले गाइड करते हैं और जो भी उनकी रुचि दिखाई देती है उस हिसाब से उनको सब्जेक्ट लेने के लिए सजेस्ट करते हैं। चलिए, मुस्कान कुमारी हमारे साथ जुड़ी हैं, मैथ्स की स्टूडेंट है। मुस्कान, आपके पास आना चाहूँगी। आप अपने एग्जाम की तैयारी कैसे करती हैं मुस्कान? जी, सबसे पहले तो हम सुबह 5-4 बजे उठ के पढ़ाई करते हैं, और जो हमारे टीचर्स ने हमें नोट्स प्रोवाइड किए हैं उनको अच्छे से रिवाइज़ करते हैं। साथ ही साथ हम बुक्स भी पढ़ते हैं और जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उन्हें प्रैक्टिस करते रहते हैं। शुरुआत में तो बहुत प्रॉब्लम हुई थी कोरोना की वजह से, लेकिन फिर हमारे स्कूल ने ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड करके हमें काफ़ी हेल्प की और हमें आगे पढ़ने के लिए प्रेरित किया। बिल्कुल, तो मुस्कान जिस प्रकार से बता रही है कि कोरोना की वजह से मुश्किल ज़रूर आई थी, लेकिन जिस प्रकार से स्कूल का योगदान था शिक्षा के क्षेत्र में, उसके वजह से मुस्कान अच्छे से पढ़ पाई, क्योंकि कोरोना के चलते ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी गई थी, तो कहीं से कहीं तक पढ़ाई में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। रवि सर, आपसे एक बात समझना चाहूँगी, शिक्षा के क्षेत्र में बंसल समूह जिस प्रकार से योगदान दे रहा है, आप उसके बारे में शायद जानते ही होंगे। किस तरह से आप देखते हैं उसे? मैम, बंसल समूह की क्या बात करें। बंसल समूह तो रोजगार, इंटरनेट, टेक्नोलॉजी और अपने मीडिया के तौर पर आज पूरे प्रदेश में क्या पूरे भारतवर्ष में उसका नाम चल रहा है। और मैं बंसल समूह से यही कहना चाहूँगा कि आप जो ये स्कूलिंग शिक्षा के उसमें आप उतरे हैं तो इसको इतना बढ़ाएं, जैसे कि आपका ग्रुप आज दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की कर रहा है, तो मैं ग्रुप को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आप जो स्कूल शिक्षा के उसमें उतरे हैं काम में, तो इसको और आगे ले जाएं, और जैसे जो निम्न वर्ग और गरीब वर्ग के बच्चे हैं उनको अच्छी एजुकेशन दिलाई जाए, जिससे हमारे मध्य प्रदेश की साक्षरता काफ़ी ऊंची हो और साक्षर बने। बिल्कुल, तो जिस प्रकार से बंसल समूह लगातार एजुकेशन को प्रोत्साहित कर रहा है उसका काफ़ी ज़्यादा सराहना उसकी रवि सर भी कर रहे हैं। रवि सर, आपसे एक बात और समझना चाहूँगी। आप जानते हैं कि मुश्किल दौर चल रहा था, इस दौरान बंसल समूह ने बहुत से बच्चों को फ्री एजुकेशन दिया है, क्या समझते हैं इसे लेकर? मैम, बहुत ही सराहना करने वाली बात है, क्योंकि जब कोरोना काल चल रहा था, आज पूरे 9 महीने हुए, अब जाके थोड़ी लाइफ पटरी पे आई है। और जब हमने भी स्कूलिंग में बच्चों का देखा था कि बड़ी परेशानी हुई थी शुरू में, तो हमारे स्कूल में भी कुछ निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग के बच्चे और गरीब तर्क के बच्चे भी पढ़ते हैं, तो उनको लेकर हमने स्टाफ मीटिंग करके उसमें हमने डिसाइड करा कि हम बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए,
क्योंकि हर व्यक्ति के घर में इंटरनेट की सुविधा और एंड्रॉयड फ़ोन की सुविधा नहीं होती है। बिल्कुल। फिर करीबन हमने सभी पेरेंट्सों की लॉकडाउन में डिस्टेंस करके मीटिंगें करी और एक एक क्लास की मीटिंग लेकर, स्पेशली जैसे 10th और 12th के बच्चे जो बोर्ड एग्ज़ाम देते हैं उनकी हमने मीटिंगें करी और मीटिंग करके उनको एंड्रॉयड फ़ोन हमने प्रोवाइड कराया है। बिल्कुल। एंड्रॉयड फ़ोन प्रोवाइड करवा के फिर हमने टीचर्स की मीटिंग ली और मीटिंग लेकर सिलेबस तैयार करा और जैसे तैसे करके आज बच्चे एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार हैं। बिल्कुल। तो जिस प्रकार से न्यू सेंट जोसेफ स्कूल ने भी बहुत बड़ा योगदान शिक्षा के क्षेत्र में दिया, क्योंकि जिन बच्चों के पास मोबाइल नहीं थे, फ्री एंड्रॉयड मोबाइल पेश करवाए, बच्चों को उपलब्ध करवाए मोबाइल। मुस्कान की ओर रुख करना चाहूँगी। मुस्कान, आपसे एक बात समझना चाहूँगी, बंसल समूह की नीतियों से तो आप भी अवगत होंगी ही। अगर टेक्निकल एजुकेशन की बात की जाए तो बंसल समूह की कितनी नीतियों को आप पसंद करती हैं? मैं बंसल समूह की रोबोटिक्स एरोस्पेस नीति को पसंद करती हूँ। और बंसल समूह का सबसे अच्छा इनोवेटिव ये है कि वो नर्सरी से लेकर 8वीं तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आज भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनको बेसिक नॉलेज नहीं मिल पाती, जो बेसिक नॉलेज के लिए नहीं हो पाते फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से। तो ये चीज़ अच्छी है कि वो उनको प्रोवाइड कर रहे हैं बेसिक एजुकेशन। बिल्कुल। तो फ्री एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा सराहनीय है। रवि सर, आपसे एक बात समझना चाहूँगी, और बंसल समूह के द्वारा टेक्निकल एजुकेशन हर वर्ग के क्षेत्रों में उपलब्ध हो सके, इसके लिए क्या कुछ कदम उठा सकते हैं? मैम, बंसल ग्रुप को, जैसे हमारा स्कूल है, ऐसे हाई सेकेंडरी स्कूल करीबन भोपाल में, मध्य प्रदेश में 800 से ऊपर है। तो ऐसे स्कूलों में डेमोस्ट्रेशन लगाना चाहिए, बच्चों को उनके पूरा तरीके से बताना चाहिए कि हमारे ग्रुप में ये चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और अगर बच्चों को और गार्जियंस को उस चीज़ के बारे में पता चलता है तो अवेयरनेस आएगा। वो बच्चे आजकल जैसे 12th के बाद काफ़ी डिस्टर्ब हो जाते हैं कि उन्हें कहाँ जाना चाहिए, उन्हें किस कॉलेज में, किस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करना चाहिए। ये बच्चों के लिए एक आप अवेयरनेस कैंप लगाइए और अवेयरनेस कैंप लगा के उसको जागरूक बनाइए कि हमारे ग्रुप में ये सुविधाएं आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। बिल्कुल। मुस्कान से एक बात जानना चाहूँगी। मुस्कान, आप मैथ साइंस की स्टूडेंट हैं, आप अपनी शिक्षा और स्वास्थ्य के बीच कैसे मेंटेनेंस कर पाती हैं? क्योंकि निश्चित तौर पर देखा जाए तो मैथ साइंस है तो पढ़ना और प्रैक्टिस करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मैथ्स की। तो कैसे आप अपने हेल्थ को भी टाइम दे पाती हैं, शिक्षा को भी टाइम दे पाती हैं? मैं सुबह जल्दी उठ के योगा और मेडिटेशन करती हूँ, जिससे मेरा माइंड फ्रेश रहता है और मुझे ना पूरा दिन फ्रेश फील होता है, तो मैं अच्छे से पढ़ाई पे भी ध्यान दे पाती हूँ। तो उन दोनों को बैलेंस कर लेती हूँ और फिर अच्छा खाना खाती हूँ, ताकि जैसे हम अच्छा खाएंगे तो अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा बोलेंगे। और साथ ही साथ मैं पूरा टाइम अपने प्रैक्टिस पे भी ध्यान देती रहती हूँ, तो वो भी ऐसा ही रहता है। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीती हूँ, क्योंकि उससे हमारा बॉडी 75% वाटर से है। जितना हम पानी पिएंगे उतने हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, तो हम आगे अच्छे से पढ़ पाएंगे। ओके। मेडिटेशन आप बता रही हैं मुस्कान कि आप मेडिटेशन करती हैं, कितनी देर तक आप मेडिटेशन को समय देती हैं और क्या कुछ फ़ायदे अनुभव कर रही हैं मेडिटेशन से? मेडिटेशन को हम 15 मिनट या फिर आधा घंटा कर सकते हैं, और उससे हम ये होता है कि हमारा मन पूरा शांत रहता है और हम अच्छे से किसी चीज़ में ध्यान दे सकते हैं। बिल्कुल। तो मन शांत होता है मेडिटेशन से, हम अच्छी तरह किसी भी चीज़ पर ध्यान दे सकते हैं। मुस्कान ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। रवि सर, आपसे एक बात समझना चाहूँगी, आप स्टूडेंट की करियर काउंसलिंग के लिए क्या कुछ करते हैं? क्योंकि बहुत बार देखा जाता है राह भटक जाते हैं स्टूडेंट्स। एक्चुअली होता क्या है मैम, जब बच्चा मिडिल स्कूल पास करके 9th क्लास में आता है, 9th क्लास में आकर वो जब 10th क्लियर करता है और 11th में जब उसको सब्जेक्ट लेने की बारी आती है, तो उसके बच्चों के 4 स्तंभ होते हैं, जैसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ऐसे ही उसके सबसे पहला स्तंभ रहता है उसके पेरेंट्स, दूसरा टीचर्स, तीसरा उसका सिलेबस और फोर्थ उसके फ्रेंड्स। तो इन सब की काउंसलिंग जब बच्चा अपनी कर लेता है, फिर उसके बाद हम बच्चों को उसके लास्ट परसेंटेज भी देखते हैं कि किस सब्जेक्ट में रुचि थी। उसके जो क्लास टीचर रहता है उससे भी हम पूछते हैं कि ये जो बच्चा है इसकी क्या कॉमर्स में रुचि थी या साइंस में रुचि थी या मैथमेटिक्स में रुचि थी। तो टीचर्स हमें बताता है, फिर हम पेरेंट्स की मीटिंग करके उसको वो सब्जेक्ट प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल। तो 4 स्तंभ होते हैं बच्चों की ज़िंदगी में भी, और सबसे बड़ी बात जो रवि सर ने ये बताई कि वो पेरेंट्स से भी मीटिंग करते हैं और शिक्षकों से भी, जो पुराने शिक्षक होते हैं उनसे भी जानते हैं कि बच्चे की किस फील्ड में रुचि थी, उसके बाद ही वो बच्चे को सब्जेक्ट प्रोवाइड कराते हैं। रवि सर, लेकिन एक बात गौर करने वाली ये है कि बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि बच्चे की रुचि किसी और सब्जेक्ट को लेने की होती है, लेकिन पेरेंट्स का फोर्स कहीं और ही होता है। तो ऐसे में आप कैसे इस स्थिति को मेंटेन करते हैं? हम पेरेंट्स को, जब पेरेंट्स बोलता है कि आप डॉक्टर बन जाइए, जबकि बच्चे की रुचि इंजीनियरिंग बनने में, तो हम पेरेंट्स को बुलाकर उससे बात करते हैं कि आपके बच्चे का इस सब्जेक्ट में ज़्यादा रुझान है, अगर आप उसको बायो में या साइंस में धकेलोगे
तो बच्चा नहीं कवर कर पाएगा। और वैसे पेरेंट्स जब पीटीएम में आता है 11th क्लास की पीटीएम में, फर्स्ट पीटीएम में, तो हम उसी बार उसको समझा दिया जाता है कि आपके बच्चे की रुचि मैथमेटिक्स में है, ना कि बायो में है। बिल्कुल, तो समझाते हैं टीचर्स। बहुत बड़ा योगदान, देखिए जितना बड़ा योगदान पेरेंट्स का होता है उतना ही बड़ा योगदान एक बच्चे के भविष्य को, एक बच्चे के करियर को बनाने में टीचर्स का भी होता है। मुस्कान, आपसे एक बात समझना चाहूँगी, लक्ष्य को आप कैसे निर्धारित करती हैं? क्योंकि आपने अगर ये सब्जेक्ट लिया है, इस विषय पर पढ़ाई कर रही हैं, कैसे निर्धारित करती हैं अपने लक्ष्य को आप? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि मैं 12th में अपना 100% पुट करूँ और अच्छे परसेंट स्कोर करूँ, ताकि मैं अपने करियर को आगे बढ़ सकूं। उसके बाद मैं ये सोचती हूँ मैं आगे जाके इंजीनियरिंग में अपना करियर परस्यू करूँगी और सीएस ब्रांच लूँगी। ओके, आपने बोला है कि आप सीएस ब्रांच चुनेंगी। मुस्कान, क्या कुछ आपको वहाँ पे स्कोप दिखाई देता है? अगर स्कोप की बात करें तो कुछ प्लानिंग होंगी सीएस ब्रांच चुनने के बाद भी? यस, आजकल सीएस का बहुत क्रेज़ है और ये भी है कि टेक्नोलॉजी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, अपडेट हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें भी अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा और वही चीज़ आजकल दुनिया में चल भी रही है, तो इसलिए मैं सीएस ब्रांच चूज़ करूँगी। बिल्कुल, आप निश्चित तौर पर उससे किसी आईटी कंपनी की फील्ड में जा सकती हैं। रवि सर, आपसे एक बात समझना चाहूँगी, सब पढ़ें और सब बढ़ें कि बंसल समूह का ये उद्देश्य है, ये हर विद्यार्थी तक पहुँचाने के लिए और क्या क्या करना चाहिए? मैडम, सब पढ़े सब बढ़े के अगर बंसल समूह का ये प्लानिंग है, तो इसके लिए सबसे मेरा पहला ये कहना है कि शहर में तो एडवर्टाइज है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंटरनेट है, इनसे सब सुविधा मिल जाती है। बंसल समूह के पास ये होना चाहिए कि जो शहर के पास में गांव हैं या छोटे कस्बे हैं, वहाँ जाके अपनी ज़रा अवेयरनेस और जागरूकता और अवेयरनेस कैंप लगाएं या रैलियाँ निकालें या बच्चों को स्कूल में जाकर समझाएं, घर घर जाकर सर्वे कराया जाए कि आपकी एजुकेशंस के बारे में हम क्या सोचते हैं और हम क्या करना चाहते हैं। बिल्कुल, जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि छोटे गांव, छोटे कस्बों में जाना चाहिए और वहां पर अवेयरनेस फैलानी चाहिए, लेकिन रवि सर, बहुत बार देखा जाता है कि वो लोग समझते नहीं है शिक्षा को, उतना महत्वपूर्ण शिक्षा को नहीं मानते हैं। तो कैसे और क्या कारण हो सकते हैं कि वो लोग सबसे बड़ी बात तो महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं, और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? मैडम, एक्चुअली क्या कि आजकल स्मार्ट सिटी हो गई है और स्मार्ट पढ़ाई हो गई है, एजुकेशन भी स्मार्ट हो गई है। तो एजुकेशन स्मार्ट ये छोटे छोटे कस्बों और गाँव में भी पता है, क्योंकि इंटरनेट की सुविधा और जो आजकल पेटीएम है और आपका एटीएम है और जितना भी बैंकिंग सुविधा है, नेट बैंकिंग है, ये आजकल गाँव में भी प्रचलित है। तो उनके जो गार्जियंस हैं बच्चों के, उनको इस बारे में वो खुद बोलते हैं कि हमें इस चीज़ को समझना है और हमारे बच्चों को इन चीज़ों में ना धकेल कर पढ़ाई में धकेलना है। तो अगर हम उसे अच्छे तरीके से समझाएंगे या उनका हम एक काउंसलिंग करेंगे तो वो मान जाएंगे कि हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए। बिल्कुल, तो काउंसलिंग करें अगर, तो शायद जो भी लोग हैं जो इन शिक्षा के क्षेत्र से जागरूक नहीं है ज़्यादा, वो भी समझ सकते हैं कि हमें हमारे बच्चों को पढ़ाना चाहिए। मुस्कान, आपसे एक बात समझना चाहूँगी, आपने जिस प्रकार से बताया कि आप सीएस ब्रांच चुनेंगी, उस क्षेत्र में जाना चाहेंगी, लेकिन अगर बात की जाए पढ़ाई की, कितना समय आप पढ़ाई को देती हैं? किस प्रकार से आपने योजना बनाई है पढ़ाई की? मैं पहले तो सुबह 4 से 5 बजे उठ के पढ़ती हूँ, फिर उसके बाद स्कूल, कोचिंग वगैरह टोटल मिला के 8 घंटे तक की पढ़ाई हो जाती है। तो उससे एक प्रैक्टिस होती रहती है तो और अच्छा हो जाता है। जैसे मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है और फिर इसमें लॉजिक वगैरह समझने की ज़रूरत होती है, तो वो हम रिवाइज़ करते रहेंगे तो उससे अच्छी तैयारी हो जाएगी। बिल्कुल, तो प्रैक्टिस करें अगर, तो तैयारी उससे अच्छी हो सकती है। मुस्कान, अगर लेकिन बात की जाए फैमिली सपोर्ट की, आपको नहीं लगता कि अगर फैमिली हमें सपोर्ट करे एजुकेशन में तो वो कहीं ना कहीं बेहद प्रभावी बन सकता है? हाँ, फैमिली सपोर्ट की भी इम्पोर्टेंस होती है। मेरी फैमिली मेरी पूरी तरह से सपोर्ट करती है, वो हमेशा मेरे को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। ओके, तो आप स्टूडेंट हैं मुस्कान, इसलिए मैं आपसे एक बात ये भी समझना चाहूँगी, कितना इंपॉर्टेंस देती हैं आप मार्क्स को? अगर बात की जाए कैलिबर की, तो क्या लगता है कि जो बच्चा परसेंटेज स्कोर कर रहा है वही सिर्फ उतना कैलिबर रखता है कि उसको अचीव करने का हक है? मार्क्स मैटर रखते हैं, लेकिन इंसान की स्किल्स भी मैटर रखती हैं। अगर कोई मार्क्स नहीं ला पा रहा है और स्किल्स में अच्छा है तो वो भी आगे बढ़ सकता है। दोनों होने जिस इंसान के अंदर दोनों होंगे वो और आगे बढ़ जाएगा। हाँ बिल्कुल, तो स्किल्स भी मैटर करती हैं। रवि सर, आपसे भी समझना चाहूँगी, क्योंकि निश्चित तौर पर आप टीचर हैं तो आपको ये बात शायद ज़्यादा अच्छे से पता होगी कि आप जब बच्चों को पढ़ाते हैं, किस क्षेत्र में देखा जाता है कि बच्चों की बहुत बार बच्चों की रुचि होती है, और अगर बच्चों की किसी क्षेत्र में रुचि है, क्या ऐसा होता है कि टीचर्स उनको रोकने का प्रयास करते हैं और पढ़ाई में सिर्फ बोलते हैं कि कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए? एक्चुअली मैम, बच्चों को खेल खेल में पढ़ाना चाहिए। बच्चों को सबसे पहले रुचि होती है प्रैक्टिकल में। अगर बच्चों को हम प्रैक्टिकली एजुकेशन देंगे
कि या तो उनको पूरा प्रेशर डाल के हम केवल पढ़ाई करवाएंगे तो बच्चे इस चीज़ से उब जाएंगे। तो बच्चों को बीच बीच में प्रैक्टिकल के रूप में भी समझाना चाहिए और उनको खेल कूद में पढ़ाना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है सर, जैसा आप बता रहे हैं खेल कूद में पढ़ाना चाहिए, अगर बच्चा खेल की ओर रुचि लेने लगा तो? मैम खेल भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर शारीरिक शिक्षा होगी तो ही मानसिक शिक्षा होगी। बिल्कुल, तो शारीरिक शिक्षा होगी तो ही मानसिक शिक्षा हो पाएगी। मुस्कान, आपसे एक बात समझना चाहूँगी, आप क्या माना जाए, देखिए आजकल जो युवा होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया अकाउंट्स यूज़ करते हैं, और स्कूल की बात की जाए, आप 12th में है, 10th से ही बच्चों के पास मोबाइल आ जाता है, बच्चे सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। कितना सही मानती हैं आप उसे? सोशल मीडिया को अगर हम अपने पढ़ाई के लिए यूज़ करें तो वो सही है, लेकिन अगर उसको हम किसी गलत वे में यूज़ करें तो वो बेकार है। क्योंकि अगर हम पढ़ाई के लिए यूज़ करें तो हमें नॉलेज भी मिलेगी, एक तरह से हमें उसमें नॉलेज मिलती है, लेकिन अगर उसको हम मिसयूज़ करें तो नहीं मिलती। जैसे व्हाट्सएप का भी काफ़ी यूज़ हुआ था ऑनलाइन क्लासेस में, तो वो चीज़ सही थी कहीं हद तक। बिल्कुल, तो पढ़ाई के लिए अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज़ किया जाता है तो वो सही है, लेकिन अगर उसके अलावा हम हमारा समय व्यर्थ करते हैं उसमें तो वो बहुत चिंताजनक हो जाता है, जिस प्रकार से मुस्कान हमें बता रही हैं। मुस्कान, बुक रीडिंग की बात की जाए, कितना सही मानती हैं आप बुक रीडिंग को? क्या जो आपका कोर्स है, आपका सिलेबस है, उसके अलावा भी आपको बुक्स रीड करनी चाहिए? हाँ, बुक्स रीडिंग से हमारी नॉलेज बढ़ती है, हमारा बेसिक नॉलेज आगे होता है, तो हमें बुक्स रीडिंग करनी चाहिए। उससे हम रीडिंग एक अच्छी हैबिट है, उससे हमें बाकी सब चीज़ों का ज्ञान होता है। बिल्कुल, बुक रीडिंग करने से बहुत से क्षेत्रों का ज्ञान होता है, मुस्कान हमें बता रही हैं। रवि सर से भी समझ लेते हैं, क्योंकि वो शिक्षक हैं, वो भी शायद इस बात को बेहद अच्छी तरह से समझा सकते हैं। रवि सर, क्या इंपॉर्टेंस होती है एक विद्यार्थी की ज़िंदगी में सिलेबस से हटकर बुक रीड करने की? मैडम, हर स्कूलों में लाइब्रेरी होती है, और लाइब्रेरी उसमें सब रहता है कि जो हमारे हिस्ट्री में, मतलब इतिहास में जो लोगों ने काम करे हैं, जो उन्होंने लक्ष्य प्राप्त करे, उस लक्ष्य को उन्होंने कैसे हासिल करा, ये हम अगर बच्चों को ओरली समझाएंगे तो वो नहीं समझ पाएंगे। अगर किसी राइटर की लिखी हुई बुक वो पढ़ेंगे जिसको वो मानते हैं, तो हम भी ये चाहेंगे कि बच्चा उस पथ चिन्हों पर चले और आगे बढ़े और सफल हो। बिल्कुल, तो दूसरे राइटर की बुक्स भी निश्चित रूप से पढ़नी चाहिए। सर, आपसे एक बात ये भी समझना चाहूँगी, आप तस्वीरें जिस प्रकार से हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं शायद आपके स्कूल की हैं, और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कल्चरल एक्टिविटीज़ दिखाई दे रही हैं। Yes, आपसे समझना चाहेंगे क्या कुछ इंपॉर्टेंस है कल्चरल एक्टिविटीज़ की? कल्चर मैंने बताया ना मैम, जैसे पढ़ाई में शारीरिक शिक्षा जरूरी है, वैसे ही सांस्कृतिक शिक्षा की भी बहुत आवश्यकता है। क्योंकि कल्चर्स प्रोग्राम में क्या होता है, बच्चा एकजुट हो जाता है और सब मिलकर उस काम को करते हैं। और तो मतलब एक प्रकार से एकता का उसमें प्रतिबिंब दिखता है कि स्कूल में सभी स्टूडेंट ने एक होकर इस कल्चर प्रोग्राम को सफल बनाया। बिल्कुल। मुस्कान, आपसे भी समझना चाहूँगी, क्या लगता है, आप अगर पढ़ाई की बात छोड़ दी जाए, आपको कौन कौन सी फील्ड्स में इंटरेस्ट है, क्या हॉबीज़ हैं आपकी? सिंगिंग, डांसिंग एंड पेंटिंग। स्कूल में आप पार्टिसिपेट करती हैं इन सब कार्यक्रम में? यस, आई पार्टिसिपेट इन एवरी कॉम्पिटिशन एंड आई एक्चुअली रैंक गुड इन दैट। ओके, तो आपको क्या लगता है कि अगर और भी बच्चे इन सब में पार्टिसिपेट करें, क्या उससे पढ़ाई में असर पड़ता है या और अच्छे से पढ़ाई हो पाती है? मुस्कान, वो भी एक तरह से अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर हमारी स्किल्स बढ़ेंगी तो हम उससे भी आगे बढ़ सकते हैं। ओके, आपकी वैसे आवाज़ तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है मुस्कान, लगता है कि आप शायद गाने में काफ़ी ज़्यादा रुचि रखती हैं। थोड़ा सा गुनगुना सकती हैं आप? तेरा मुझसे है पहले का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई, तेरा मुझसे है पहले का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। थैंक यू मैम। बहुत अच्छे। मुस्कान ने एक बहुत बड़ा संदेश इस गाने से देने का प्रयास किया है कि हमें ना केवल शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा होना चाहिए, बल्कि अगर हम दूसरे क्षेत्रों में भी काम करते हैं, दूसरे क्षेत्रों में भी अच्छे होते हैं, तो शायद हमें पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा हेल्प उससे मिलता है। रवि सर, आपसे समझना चाहेंगे एक और बात, अगर विद्यार्थी के हर तरह से विकास की, ओवरऑल डेवलपमेंट की बच्चे की बात की जाए, तो क्या करना चाहिए उसके लिए, आप क्या करते हैं? सबसे पहले तो बच्चे का उसकी रुचि देखते हैं कि उसकी रुचि किस चीज़ में। अगर उसकी कोई बच्चा रहता है कि उसकी रुचि कल्चर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा रहती है, किसी की कंप्यूटर एजुकेशंस में ज़्यादा रहती है, किसी की स्पोर्ट्स में ज़्यादा रहती है, तो हम 6 क्लास से उस बच्चे का शारीरिक शिक्षा से लेकर मानसिक शिक्षा से लेकर कल्चर एक्टिविटी तक उसका पूरी तरीके से ध्यान रखा जाता है। और उस बच्चे को उसी चीज़ में हम मतलब उसकी एक टीम बनाते हैं हर क्लासेस की, 6 से लेकर 12 तक की, उसको उस टीम में रखा जाता है कि इस बच्चे की इस टॉपिक पर बहुत रुचि है।
बिल्कुल, तो उसे रखा जाता है सर, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि अगर कोई बच्चा पढ़ाई में ध्यान दे रहा है, तो बहुत बार ऐसा होता है वो खेल में पीछे हो जाता है और क्षेत्रों में पीछे हो जाता है। और अगर बात की जाए कोई बच्चा अगर खेल में ध्यान दे रहा है, तो आजकल जोक्स भी बनते हैं स्पोर्ट्स टीचर के ऊपर, क्योंकि उनका जो एकेडमिक्स होता है वो काफ़ी ज़्यादा वीक होता है। तो उन दोनों को मेंटेन किया जाए, आप उसके लिए कुछ कार्य करते हैं? अगर करते हैं तो दर्शकों से भी साझा कीजिए सर। मैम, जैसे अगर किसी बच्चे को केवल स्पोर्ट्स में रुचि है, तो उसके लिए हम उसकी तैयारी कराते हैं मैडम साइंस लेके बीपीएड करने की, कि वो बीपीएड एमपीएड करके स्पोर्ट्स मतलब स्पोर्ट्स उसमें जाए। और अगर किसी बच्चे की केवल पढ़ाई में रुचि है, तो हम उसको कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो दूसरे को वो सिखा सकता है, मतलब पढ़ के वो भी शिक्षा बना सकता है। तो जो उससे छोटे बच्चे रहते हैं, जो सीनियर बच्चा रहता है, तो हम उन जूनियर को कहते हैं कि उससे आप सीखिए, और उसकी हमें एक प्रकार से एक डेमो क्लासेस भी देते हैं हम उसे, कि बच्चे आप वो क्लास अपने छोटे बच्चों को सिखाएं। बिल्कुल, तो बच्चे को ऐसी डेमो क्लासेस भी दी जाती हैं कि वो चीज़ अपने से छोटे को भी सिखा सकते हैं। मुस्कान, आपकी ओर बढ़ना चाहूँगी, आप अपने हम उम्र को क्या संदेश देना चाहती, क्योंकि निश्चित तौर पर जिस प्रकार से आपकी उम्र है, बहुत बार देखा जाता है कि बच्चे इस एज में भटक जाते हैं, अपने जो एम है उसको पाने के लिए बहुत बार काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो कंफ्यूज होते हैं। क्या संदेश आप देना चाहती हैं? आपका संदेश शायद बहुत सराहनीय होगा। मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि अभी जितना भी टाइम बचा है बोर्ड से पहले, तो वो अपनी पूरी प्रिपरेशन करें, पूरे कंसंट्रेशन और डिटर्मिनेशन के साथ बोर्ड के एग्ज़ाम पे ध्यान दें। क्योंकि हम अगर बोर्ड के एग्ज़ाम में अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा कॉलेज मिलेगा और जिससे हमारा करियर बनेगा। तो पहले तो वो चीज़ कर लें, और जितना भी आप समय पढ़ें, भले वो 6 घंटे पढ़ें, 8 घंटे पढ़ें, पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ें, क्योंकि क्वांटिटी के साथ क्वालिटी भी मैटर करती है। अगर क्वालिटी अच्छी होगी तो वो उतना ही अच्छे से ध्यान दे पाएंगे। और साथ ही साथ टीचर्स के सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो करें, क्योंकि टीचर्स हमें सबको सिखाते हैं, वही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। तो उनके सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो करें और उससे ही आगे बढ़ें। बिल्कुल, टीचर्स के इंस्ट्रक्शन भी फॉलो करें। मुस्कान जिस प्रकार से बता रही हैं, रवि सर आपसे भी एक बात समझना चाहूँगी, आपके अगर स्कूल को भी ध्यान में रखा जाए, क्या संदेश आप स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं? मैं सभी विद्यार्थियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि सबसे पहले उनके माँ बाप, उसके बाद गुरु, और गुरु के बाद अपने मित्र, इन चीज़ों पर विशेष ध्यान दें। और जो आजकल की सोशल मीडिया है, इसको ज़रा एक प्रकार से अपनी लाइफ में से अलग हटके अपनी अच्छाइयों को अपने अंदर रखें, बुराइयों को ना रखें। बिल्कुल, अपनी अच्छाइयों को अपने अंदर रखें, बुराइयों को ना रखें। मुस्कान, आपसे एक बात समझना चाहूँगी, आपने बोला था क्वालिटी के साथ क्वांटिटी और क्वांटिटी के साथ क्वालिटी मैटर करती है। अगर बात की जाए, चलिए ठीक है, क्वालिटी और क्वांटिटी तो ठीक है, वो एजुकेशन में आप बोल रही थी, लेकिन अगर बात की जाए हमारी हेल्थ की, क्या आपको लगता है कि अगर इंसान हेल्दी होगा तो उसका पढ़ाई में ज़्यादा अच्छे से मन लगेगा? और अब बोर्ड्स आने वाले हैं, आप भी जानती हैं उस चीज़ को, तो कितना बड़ा योगदान हेल्थ का पढ़ाई में हो सकता है अब? अगर हमारी हेल्थ सही होगी तो हमारा माइंड भी फ्रेश रहेगा, तो हम उस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर सकेंगे। अगर हम बीमार रहेंगे तो हम पढ़ाई में भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। तो हेल्थ तो मैटर करती है मैम। बिल्कुल, तो हेल्थ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मुस्कान ने भी हमें समझाया। आप दोनों का ही बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत। तो इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए लक्ष्य के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।